कल का टॉपिक याद है सबको? कुछ लोग इसमें कल नहीं थे ना, तो ध्यान देना। कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वेरिएशन ऑफ जी, स्मॉल जी। स्मॉल जी के मान में परिवर्तन कल पढ़ा गया था। अगर पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे एट द हाइट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाओगे तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन क्या था? पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी डैश। हाँ, किसी ने पूछा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने पूछा था, इन्होंने कहा क्वेश्चन गलत है उसमें। तो किसने किसने क्वेश्चन देखा था ग्रुप के? अरे वाह, इनका जवाब तो सबसे अच्छा था। क्वेश्चन ही नहीं मिला। ग्रुप पे हो कि नहीं हो? हाँ, ये और भी अच्छी बात है। तो इन्होंने पूछा कि क्वेश्चन वो गलत है। चलो अभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन देखा है? हाथ उठाओ जरा। हाँ ठीक है, नीचे कर लो। बाकी लोगों ने क्यों नहीं देखा? क्या उनको मिला नहीं है? मिला नहीं है, ग्रुप में नहीं जुड़े हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करना, उस ग्रुप की लिंक, ये जो क्लास की जो क्लास का ग्रुप है उसमें डाल देना। अच्छा चलो, हम डाल देंगे, तो हम डलवा देंगे, नहीं होंगे तो ठीक है, लिंक डलवा देंगे। तो कैसे ज्वाइन होंगे फिर? सर जो नहीं वो नंबर बता दें, इनवाइट दे देंगे। सर टोटल 25 लोगों ने इनवाइट के लिए एक्सेप्ट किया था। अच्छा, इनविटेशन डाला गया था। इनविटेशन किया था, 25 लोग हैं, उसके बाद कुछ लोग बचे थे, 25 लोग ने इनवाइट एक्सेप्ट किया था। तो जिसको ज्वाइन करना हो नंबर दे देना, तो ज्वाइन हो जाएगा। चलो देखो, यहाँ पे पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, हेलो, तुम कल नहीं आई थी और आज दूसरे को भटका रही हो, अब बाद में पूछना। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी डैश का फार्मूला था G/1 + H/। इस फार्मूले को यूज कब करेंगे? जब हाइट अर्थ की रेडियस से ज्यादा कम ना हो, थोड़ी बहुत कम हो, ठीक है? और बोला था कि when h is less than re, अगर हाइट जो ऊपर गए हैं, अगर ऊपर जाने वाली हाइट रेडियस से बहुत छोटी है, तो जी डैश यहीं से फार्मूला बना दिया था 1 - 2h/। तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये तो हो गई ऊपर जाने की। जब पृथ्वी तल से नीचे जाओगे, नीचे जाने पर जी डैश क्या था? 1 - h/re। इस फार्मूले का यूज करते हैं। और दोनों कंडीशन में जितने भी फार्मूले लिखे हैं, चाहे ऊपर जाने की बात हो, चाहे अर्थ सरफेस से नीचे जाने की बात हो, सभी में जो जी डैश है वो क्या हो रहा था? घट रहा था, यानी लेस देन जी। ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। ये बात हुई थी। जी डैश बढ़ेगा कब? वो भी कंडीशन कल थे ना, तो तुमको तो पता होगा कब बढ़ेगा। उसका केस, एक ही केस मिला था, और नहीं 2 केस मिले थे। देखो कौन से? ऊपर और नीचे जाने की बात हो गई। अब तीसरा था
ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, आपको मालूम है कि पृथ्वी का शेप कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, पूर्णतया गोल नहीं है। आपको मालूम है ये है इक्वेटर और ये है पोल। तो इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर त्रिज्या आपको दिख रही ज्यादा है और बी पर कम है। यहां ए जो है वो बी से ज्यादा है। तो आपको मालूम है, बोला था G इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर होता है। मीन जो G है वो रेडियस के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जहां पर दूरी ज्यादा होगी वहां पर G की वैल्यू कम होगी। तो इक्वेटर पर आपने कहा था G क्या होगा, नहीं जीरो नहीं, जीरो तो सेंटर पे होगा। यहां पर G की वैल्यू बोला था मिनिमम होगी, याद है। अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी जो होगी स्मॉल जी वो इक्वेटर पर मिनिमम होगी, उससे कम कहीं नहीं हो सकती। और पोल पर जी क्या बोला था, मैक्सिमम होगा। अब ये भी बोला था अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर से जाएगा पोल की तरफ तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और कोई पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। यानी कोई व्यक्ति अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो इसका वेट बढ़ेगा क्योंकि जी की वैल्यू बढ़ रही है, और पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा तो इसका वेट भार कम होगा। इतनी बात हुई थी ना। तो यहां भी एक केस मिला जब जी की वैल्यू बढ़ रही थी। चौथा केस बोला था रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूमने के कारण या इसके कारण भी जी का मान चेंज हो रहा था। बोला था यहां पे जी डैश इक्वल टू क्या बोला था, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे बोला था कि अगर हम विषुवत रेखा की बात करेंगे तो लेमडा इक्वल टू यहीं से चलना होता है, विषुवत रेखा से इक्वेटर से। तो लेमडा 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहीं से सारे फार्मूले आप निकाल सकते हो, ये 1 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जब अर्थ रोटेट करेगी तो घूमने का इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, केवल इक्वेटर पर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति पोल पर खड़ा है तो उसको पृथ्वी के घूमने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी घूमे या बंद कर दे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किसको पड़ेगा, जो इक्वेटर पर है। और पृथ्वी घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तो जी क्या हुआ, माइनस हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। यानी घूमने के कारण जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, ये भी बोला था ओमेगा 0 हो जाएगा तो जी डैश कितना हो जाएगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो पोल पर और इक्वेटर पर भार क्या होगा, सेम हो जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू सेम हो जाएगी। और बोला था अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ा दिया जाए, ओमेगा बढ़ा दे यानी पृथ्वी की रोटेशन और तेज कर दे और तेज घूमने स्टार्ट कर दे तो आपको मालूम है आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी डैश की वैल्यू और कम होगी और माइनस हो जाएगा। यानी जी डैश और कम होगा तो भार क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो याद रखना अगर पृथ्वी तेज घूमना शुरू कर दे तो विषुवत रेखा पर खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो हाँ सामने लिखा है अगर ओमेगा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, जी डैश कम हो जाएगा और वेट कैपिटल डब्ल्यू है स्मॉल डब्ल्यू ये ओमेगा है भैया, नहीं चलो दोनों सेम सेम है तो वेट भी कम हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना। जब ओमेगा 0 होगा तो जी डैश की वैल्यू सेम हो जाएगी पोल के बराबर, और अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो जी डैश कम होता जाएगा। इसके भी क्वेश्चन जो भेजा था इसके भी क्वेश्चन थे उसमें। जाहिर सी बात है अगर पृथ्वी का रोटेशन कम हो जाएगा, स्लो स्पीड में घूमेगी तो वैसे ही आर ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, कम हो जाएगा, जी डैश की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारा वेट भी बढ़ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, दोनों केस हैं। अगर 0 होगा तो मैक्सिमम हो जाएगी और जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये 4 केस थे, है ना। अब इन्होंने कहा कुछ क्वेश्चन की बात की, देखो भैया क्वेश्चन कौन से थे, बताओ कौन सा नंबर क्वेश्चन था।
बताओगे? अच्छा, केपलर का नियम था। हाँ, इनका सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन को आपने भेजा था। आपको हमने बोला था केपलर का जो फर्स्ट लॉ था क्या था कि सभी प्लैनेट, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य कहाँ होता है? किसी एक फोकस पर होता है, सेंटर पर नहीं, क्योंकि अर्थ हमारी इस टाइप से है, इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्त का आकार में है, तो एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है। या तो सन यहाँ पे होगा या तो सन यहाँ पे होगा, और सारे प्लैनेट इसके अराउंड रोटेट करेंगे। तो सभी ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सूरज क्या होता है? एक फोकस पर स्थित होता है। दूसरा क्या था कि सूरज को ग्रह से मिलाने वाली जो लाइन होगी वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। तीसरा था कि कोई प्लैनेट जब रोटेट करता है अराउंड टू सन, तो उसका टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये जो है इसको बोलते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, इंग्लिश में सेमी मेजर एक्सिस, इसके प्रतिघात के अनुक्रमानुपाती होता है। और बोला था जब यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब ए के प्लेस पे आपकी मर्जी, आप आर भी रख सकते हो, एक्स भी रख सकते हो, जिसको डिस्टेंस मानना वो रख सकते हो। तो यहां पे क्वेश्चन था इनका टी प्रोपोर्शनल टू आर, टी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर 3/2। इनको केपलर का नियम नहीं मिला इसमें, तो इन्होंने कहा सर क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है, बोलो कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन इन्होंने कहा सी, सी तो है ही नहीं इसमें। कैसे? आपको मालूम है यहां जो पावर 2 लगी है इसको हटाएंगे तो यहां पावर आ जाएगी अपॉन में, देखो लगी है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया आपका नहीं, मैंने कहा ना ये जो मैंने ए माना है डिस्टेंस, आप इसको आर मानिए, एक्स मानिए, जो आपकी इच्छा हो वो मानिए। और किसी का कोई क्वेश्चन था? और चलो हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन तो देखा ही नहीं है। जो ठीक ठाक क्वेश्चन उनको हम बता देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा कि ग्रहों की गति में कौन सी भौतिक राशि, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्वेटिव होती है, कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, क्योंकि पृथ्वी रोटेशन करती है, रोटेट करती है, घूर्णन गति करती है, तो वहां पर उसका कोणीय संवेग सेम रहेगा। अगला दूसरा क्वेश्चन यही था जो अभी बताया था। तीसरा आप बोलिए, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन फिगर वाला है। यहां पर 4 पॉइंट बने हैं, ये आप लोग को बताना, उम्मीद करते हैं इसका आंसर सबको पता होगा। ए बी और यहां पॉइंट सी है, यहां पॉइंट डी है, और यहां पे भैया ये है सन। बोला गया है एक ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ चित्र के अनुसार रोटेट कर रहा है, तो उस प्लैनेट पर मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी? किस पॉइंट पर प्लैनेट होगा जहां पर वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी? बोला था फार्मूले से, आपको पता है जहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर घूमने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम ज्यादा लगेगा इसका मतलब क्या है? तो धीमी चाल से चल रहा होगा। तो जहां पर डिस्टेंस कम होगी वहां स्पीड तेज होगी। कहां बताओ कहां होगी? बी पॉइंट पे क्या होगी? मैक्सिमम स्पीड होगी। मालूम हो गया ना, ऐसे आपको पहचानना है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप उम्मीद करते हैं आप लोग बताओ, लेकिन पता नहीं क्या तुम लोग तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही बताते हो। देखो क्वेश्चन बोला गया है, अगर पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है,
वर्तमान जो दूरी होती है उसकी आधी हो जाए। अभी अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है अगर वो आधी हो जाए तो एक वर्ष में कितने दिन होंगे। अभी जैसे जो डिस्टेंस है हमारी और सन की उसके अकॉर्डिंग 365 डेज होते हैं एक साल में। अगर ये डिस्टेंस आधी हो जाए, पृथ्वी सूरज के पास आ जाए, आधी दूरी हो जाए, तो अब दिनों की संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या पता कितनी होगी। कुछ लोग बोल देते ना, कहते हैं सर जब आएगी तब देख लेंगे कितने दिन होते हैं, तब पता चल ही जाएगा सबको। देखो इधर आपसे बोला गया है, अभी मान लो डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस हम मान लेते हैं d इज इक्वल टू मान लेते हैं r है, या आप इसको r1 इज इक्वल टू r कुछ भी लिखिए आपकी मर्जी। बोला गया बाद में कितनी हो जाए, आधी, जो पहले थी उसकी आधी हो जाए डिस्टेंस। अच्छा जब डिस्टेंस r थी, जो अभी डिस्टेंस है r है, तो बताइए अभी कितना टाइम होता है, कितने टाइम का वर्ष होता है, कितने दिन का, 365 दिन का होता है। तो जब बोला गया अगर दूरी आधी हो जाएगी तो भैया टाइम कितना होगा, कितने दिन का वर्ष होगा। अब समझ गए होंगे कौन सा फार्मूला लगेगा, t इज इक्वल टू के a टू पावर 3/2। हम यहाँ पे r लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने r लिया है। इतना क्लियर है। तो इससे फार्मूला बना लो, t2 निकालना है, t2 बाई t1 इज इक्वल टू r2 बाई r1 होल टू पावर, t1 कितना है 365, r2 कितना है r/2 और r1 कितना है, कितना बचा 1/2 पावर सॉरी 365 इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में आएगा। अब कुछ लोग तो इसी को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, भैया 1/2 की पावर 3/2 कितना होगा। कितने लोग इसको बता सकते कितना आएगा। इतनी तो मैथ सबने पढ़ी होगी, है ना। ऐसा मत करो नहीं तो क्या होगा फिजिक्स का। 3/2 का मतलब क्या है, इसको भाई 1 का तो कुछ भी करिए 1 ही रहेगा, 2 का हो जाएगा 2√2। अब कुछ लोग कहीं नहीं समझ में आया कैसे हो गया। चलो चाहो थोड़ा बढ़ाते स्टेप, इसको लिख देंगे पावर 1/2 होल टू पावर 3 लिख सकते हैं ऐसा पावर को। और 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो ये हो गया √2। पावर कितनी है, अब तो मालूम है √2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√2 होगा। अब 365 को 2√2 से डिवाइड कर पाओगे, तो ये भी नहीं कर पाएंगे। ये 2 हो गया, √2 की वैल्यू 1.414 डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इतने डेज जो भी आएगा। डिवाइड तो कर लोगे ना, 64.5 129 आ रहा है, तो 129 दिन का भैया एक साल हो जाएगा, ध्यान रखना। अब याद रखना, अभी ये रियल में हो सकता है, अगर पृथ्वी सूरज के पास चली जाए आधी दूरी पर, जितना अभी डिस्टेंस है उसका आधा, तो जो 365 दिन होते हैं एक साल में, वो 129 दिन होंगे एक साल में। 129 दिन में साल कंप्लीट हो जाएगा। क्या तब तो बड़ा अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी मौसम बदलेंगे। खत्म कैसे हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वैसे ही जैसे अभी चल रहा है, मान लो 4 महीने गर्मी, 4 महीने सर्दी, ऐसे करके चल रहा है, 4 महीने बरसात, ऐसे मान लो चल रहा है, तो हो सकता है 1.5 महीने का हो जाए।
1.5 महीने ठंडी, 1.5 महीने गर्मी, 1.5 महीने बरसात, कैसे हो जाएगा? समझे? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेलो, क्वेश्चन सुनना। देखो, अच्छा आप बताओ, क्या क्वेश्चन बहुत भारी भरकम है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको कर सकते हो आप लोग। अब नहीं करते हो, पता नहीं कौन सी मजबूरी है, कौन आपका हाथ पकड़ रखा है, भगवान जाने। बोला गया है कि पृथ्वी किसी उपग्रह, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, पृथ्वी के किसी उपग्रह एस की कक्षीय त्रिज्या, ऑर्बिटल रेडियस, एक दूर संचार उपग्रह मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिससे नेटवर्क आते हैं आपके फोन पे, उसकी कक्षीय त्रिज्या की 4 गुनी हो जाए। ध्यान से सुनना। बोला गया पृथ्वी के चारों तरफ मान लो एक उपग्रह, एक सैटेलाइट घूम रहा है, और उसकी जो कक्षीय त्रिज्या है, रेडियस है, एक दूसरा सैटेलाइट है, कौन सा वाला? दूरसंचार, उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है। तो बोला गया है कि जो पहले वाला सैटेलाइट था, एस वाला, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, परिक्रमण काल कितना होगा? ऑप्शन है 4 दिन, 8 दिन, 16 दिन, 32 दिन, यानी कितने दिन में वो एक चक्कर लगा लेगा? है? एक बार फिर से रिपीट करते ना। देखो क्वेश्चन क्या है, ये मान लो हमारी अर्थ हो गई, इसके चारों तरफ एक घूम रहा है सैटेलाइट, मान लो ये ए हो गया, सॉरी इसको एस बोला गया ना, सैटेलाइट एस हो गया, इसकी अर्थ से जो डिस्टेंस है मान लो r1 है, ठीक है, या अभी मत मानो, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एक दूसरा सैटेलाइट है संचार उपग्रह, मान लो यहां पे हो गया बी, मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। बोला गया है कि इसकी जो रेडियस होगी, मान लो इसकी आर है, हमने थोड़ा उल्टा बना दिया क्योंकि ज्यादा एस वाले की बोला गया, तो इसको मान लो भैया यहां पे बी है और यहां पे एस है, क्योंकि एस बोला गया ज्यादा दूर पे है। तो अगर जो सैटेलाइट है संचार उपग्रह, इसकी रेडियस आर है, तो इसका 4 गुना दूरी पे एस वाला है, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो बोला गया था इसको घूमने में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए आपको बताना है टाइम पीरियड। फार्मूला वही, तो डायरेक्ट लिख लेते ना, फार्मूला डायरेक्ट लिख लेते, क्या दिक्कत है? T1 T2, T1 मान लो एस वाला है, चलो इसको TS लिख लिया, इसको लिख लिया TB, बी वाला, ये RS हो गया, ये RB हो गया। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी R1 कौन सा है, R2 कौन सा है। TS का बताना है, RS कितना है, ये 4 गुना है ना, 4R है, और RB कितना है, इतना हो गया, TS अपॉन TB। क्या करोगे, देखो यहां 3/2 इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम, R से R कैंसिल हो जाएगा, जैसे पीछे वाले में 2 की पावर 3/2 थी, तो क्या आया था, 2√2 आया था, तो 4 की पावर 3/2, तो क्या होगा, 4√4 बनेगा, और 4√4 का मतलब है √4 की वैल्यू 2, कितना हो गया, तो TS कितना होगा, 8 TB, यानी 8 गुना हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना होगा उसका, 8 गुना। जितना टाइम लगेगा संचार उपग्रह को एक घूमने में, एक चक्कर लगाने में, उसका 8 गुना एस वाले को लगेगा, क्योंकि ज्यादा दूर पे है वो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका ओरल क्वेश्चन बताने वाला। आपने पढ़ रखा है
कि दो प्लैनेट के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सभी को फार्मूला मालूम है ना, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो बोला गया इसमें जो कैपिटल G होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन पहला है केवल मात्रकों की पद्धति पर, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट के सिस्टम पर डिपेंड करेगा। सेकंड है केवल पार्टिकल के जो मास है उनके बीच के माध्यम पर, कौन सा मीडियम उनके बीच है, या दोनों पर। डी बोल रहा है किसी पर भी नहीं। तो पहले वाला सही होगा, केवल जी किस पर डिपेंड करता है? केवल मात्रकों के सिस्टम पर, कि किस सिस्टम में मात्रक लिखा गया है, और वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी पर नहीं डिपेंड करेगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन था, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me है और रेडियस re है, तो गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g में क्या रेशियो होगा? आपको हमने बोला था G इक्वल टू Gme/re², यही था। आपसे क्वेश्चन बोला है स्मॉल g और कैपिटल G में रेशियो क्या होगा? ये कैपिटल G मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, डिवाइड में क्या बचेगा? तो भैया रेशियो ये बचेगा me/re²। अगला क्वेश्चन कर लोगे ना, ऐसे छोड़ दें, जो ना हो बाद में बताइएगा, नहीं ऐसे तो हम पूरे करा देंगे, फिर तुम क्या करोगे? अच्छा, इसमें जो ओरल क्वेश्चन उनको पूछ लेते हैं, है ना, जो बिना सॉल्व किए वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की चाल बढ़ जाए, अगर पृथ्वी के रोटेशन की स्पीड बढ़ जाए तो पार्टिकल का वेट ध्रुवों को छोड़ करके, पोल को छोड़ करके क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? आपको पता है ना ये चीज। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ेगा, जी डैश की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वेट क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः, कहां जा रहे हो भैया? चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर मान लो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करना बंद कर दे, तो स्मॉल जी की वैल्यू पोल को छोड़ करके बाकी हर जगह पे क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी या परिवर्तित रहेगी या शून्य हो जाएगी? क्यों? हमने बोला अगर अर्थ का रोटेशन बंद हो जाए तो ध्रुवों को छोड़ करके हर जगह बढ़ जाएगा जी का मान। भाई आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पे अभी बोला था कि जी की वैल्यू पोल पर मैक्सिमम होती है और हर जगह पे मिनिमम होती है, इक्वेटर पर सबसे कम होती है, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो पहले तो कम था ना, पहले तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर था, अब घूमना बंद कर दिया तो आर ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया। अब जी डैश की वैल्यू क्या बची? जी के बराबर बची, अब बढ़ गई ना। पहले तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर था, पहले माइनस हो रहा था, अब तो नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन भैया यही क्वेश्चन फिर है, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया है, देखते दिमाग क्या लगाते हो। बोला गया है, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः अचानक घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर जी की वैल्यू, पहला ऑप्शन आर ओमेगा स्क्वायर घट जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ जाएगा, आर ओमेगा बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। गलत जवाब। जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। आपको मालूम है अगर घूमना बंद करेगी तो आर ओमेगा स्क्वायर खत्म होना चाहिए, और खत्म होगा तब जब इसमें आर ओमेगा स्क्वायर ऐड होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, इसमें आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ा दिया है ना, बढ़ाया है, प्लस किया है। तो यही पूछ रहा है
घूमना बंद कर देगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन वही है लेकिन आपको घुमा दिया उसने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि सेंटर पर ग्रेविटी क्या होती है, 0 होती है। तो सेंटर पे ग्रेविटी 0 हो जाएगी तो पार्टिकल का वेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइएगा, हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो जी की वैल्यू घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। सिंपल सा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिंपल सा है, क्योंकि इक्वेटर पे मिनिमम होती है, पोल पे मैक्सिमम होती है। मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाओगे तो बढ़ेगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और हैं लेकिन वो फिर आपके आ गए पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने नहीं पढ़ी है। चलो पहले इसको पूरा करते हैं। कुछ करो नहीं, ध्यान दो। इंटेंसिटी हो गई, फोर्स हो गया, और केप्लर्स लॉ हो गए, वेरिएशन जी हो गया। इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय विभव। अच्छा, क्या आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है? पढ़ा है। जिसका 12th हो चुका है उसने 12th में पढ़ा है। अब आप बताइए, क्या आपको मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W बाई Q। यहां Q नॉट आया, टेस्टिंग चार्ज। आपका क्वेश्चन वही का वही है। हमने आपसे बोला था पढ़ के आइएगा कि टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। बोला था पढ़ के आने के लिए, किसी ने नहीं पढ़ा। ये फार्मूला है इसका, उसका वैद्युत विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इसी से हम बनाएंगे गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। इसको क्या, और हमने प्रोटॉन की बात की ही नहीं है सर। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का होता है और किसी एलिमेंट में इसका कैरेक्टर होता है। अगर हम एक प्रोटॉन को बढ़ा देंगे, हमने पूछा है टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है। ये तो सबको मालूम है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, और हर एक एलिमेंट में जो कैरेक्टर होता है वो प्रोटॉन से भी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं हमेशा? ये सवाल है। अगर हमेशा प्रोटॉन को ही लेते हैं तो क्लियर हो गया कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को भी लेते हैं तब तो निगेटिव होता है। इस चीज को आपको क्लियरिफाई करना है। चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा? अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो कोई बताए जिसको अगर याद हो। वैद्युत विभव की परिभाषा बताइए। किसी परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, वही क्या होता है उस पॉइंट पे? पोटेंशियल कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज को कहां से लाए? इनफाइनाइट से लाए इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर। वैसे ही सेम रिलेट करके इसको बोलिए। यहां पर भैया चार्ज तो होगा नहीं, यहां पर कौन होगा? यहां कोई पार्टिकल होगा जिसको कहां लेके आएंगे? यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, गुरुत्वीय क्षेत्र होगा।
तो यहां पे किसको लाएंगे, स्मॉल m द्रव्यमान की कोई पार्टिकल को लाएंगे। कहां से, इनफाइनाइट से। जब भी पोटेंशियल की बात होगी हमेशा पार्टिकल को इनफाइनाइट से लाना होगा। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना होगा। मत करो, मत को नहीं, मार खाओगे। तो ध्यान देना, इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया। अनंत से किसी टेस्टिंग चार्ज को, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसी से बिल्कुल इसको रिलेट करके बनाएंगे। अनंत से किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। लेकिन यहां पे एक डिफरेंस होता है, यहां पे डायरेक्शन आ जाती है। इनफाइनाइट से जब आप लाओगे तो इनफाइनाइट से पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने पर वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अगेंस्ट वर्क करने के लिए यहां पे माइनस आ जाएगा। फार्मूला वही, यहां भी वर्क, यहां भी वर्क, यहां टेस्टिंग चार्ज, यहां पे मास होगा, बिल्कुल सेम है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, बोलो, यहां लिख देते हैं, नेगेटिव वर्क बता रहा है माइनस को। तो इसको ध्यान रखना, माइनस क्यों आया, इनफाइनाइट से लाने। डिफिनेशन क्या बनाओगे, अनंत से m द्रव्यमान को कहां लाओगे, गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द स्मॉल m मास फ्रॉम infinity to ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ध्यान देना, इनफाइनाइट से जब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर स्मॉल m पार्टिकल को लाएंगे तो जितना वर्क डन होगा वही कहलाएगा क्या, गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। अगर यहीं पे हम बात करें कितना वर्क डन होगा तो उसको हम बता दे रहे हैं। आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करता है। अगर अर्थ की बात करें, अर्थ के केस में तो GMEM अपॉन में, ये अर्थ के केस में ना, क्योंकि रेडियस भी अर्थ के लिए और मास भी अर्थ का है, और जो पार्टिकल है इनफाइनाइट से आ रहा है उसका मास m हो गया। कितनी डिस्टेंस पे लाओगे, मान लो RE डिस्टेंस तक लाना है, इसलिए RE डिस्टेंस तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, बताइए। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई डेरिवेशन नहीं है आपको, तो इसको हम स्कूल में कर देंगे। स्कूल में डेरिवेशन इसका बड़ा होता है, ये तो हम बता रहे हैं फॉर्मूला कौन सा क्या बनेगा। F इक्वल टू क्या होगा, GMEM बाई, तो एक RE से RE कैंसिल हो जाएगा, ये वर्क डन हो गया। और भैया यही ध्यान रखना, जब अर्थ की बात नहीं करेंगे, मान लीजिए स्पेस में दो पार्टिकल हैं और उन पार्टिकल के बीच मान लीजिए दूरी स्मॉल r है, तो वहां पे जो वर्क डन होगा वही बन जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो यहां से इतना वर्क डन होगा तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, W की वैल्यू पुट कर दीजिए, रख दिया। W की वैल्यू अपॉन में क्या है, m कैंसिल हो गया। तो ध्यान रखना भैया, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला इन द केस ऑफ अर्थ के केस में हो गया। आपको ये भी मालूम है GME इक्वल टू होता है GRE स्क्वायर, मालूम है ना।
तो जी एम ई के प्लेस पे आप रख दोगे जी आर ई स्क्वायर बाई, एक आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू क्या बनेगा। तो ये भी ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला जी आर ई भी होगा, जी एम ई बाई आर ई होगा, वर्क अपॉन में मास होगा। ये इतने फार्मूले हैं। और ये अगर बात करेंगे स्पेस में दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो वहां पे यही वर्क डन बन जाएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में आर हो गया। कैपिटल एम क्या है, जो बड़ा पार्टिकल होगा उसका मास, स्मॉल एम हो गया छोटा पार्टिकल, चाहे इसको m1 m2 आप कर सकते हो। तो यहां पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी इसी से बन जाएगी। और ये हो गया आपका जी आर ई। जल्दी करिए इसको। इतना तो समझ गए होंगे जितना अभी तक पढ़ा है, लेकिन ये आपके माइंड में तब जाएगा जब आप इसको दोबारा रिवाइज करोगे, नहीं तो अभी पढ़ा है कल गायब हो जाएगा। अच्छा, अगर ठीक वैसा ही प्रेशर हो जैसा कि 10th और 12th में होता है कि पढ़ लो भाई नहीं तो बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे, लाइफ बेकार हो जाएगी, यहां भी वैसा ही हो कि पढ़ लो नहीं तो आगे जो भी एग्जाम होगा उसको नहीं अगर दे पाए, फेल हो गए तो लाइफ बेकार हो जाएगी, तब पढ़ोगे आप। अभी आपको लगता है कोई बात नहीं, इस साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं अगले साल, ये बात जिस दिन दिमाग में आ गई ना, फिर अगले साल जिंदगी बीत जाएगी, फिर लास्ट साल आ जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा सब। भैया समय बड़ा कीमती होता है, इसको आप बर्बाद ना करिएगा। अगर आते हो ढंग से पढ़िएगा इसको, और नहीं समय बर्बाद करोगे तो जान लो समय जिस बर्बाद किया है ना वो कहीं का नहीं बचा फिर, और ये समय लौट के जीवन में कभी नहीं आने वाला है। हमारा भी मन करता है कि हम भी दोबारा से 12th कर ले, हमारे भी परसेंटेज बन जाएं। आजकल परसेंटेज बहुत बनते हैं, हम लोग के बहुत कम है, तो हम लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि इतना कम क्यों है। आज जो बच्चे नहीं पढ़ते कुछ, उनका तो हम कहते हैं 70-80 से नीचे नहीं आता है, और हम लोग के टाइम इतना भारी भरकम सिलेबस, 6-6 किताबें मैथ की, 2-2 बुक फिजिक्स की, और सबसे बड़ी बात फिजिक्स से अब क्या है सिलेबस इंटर में क्या आता है, जो इंटर में पढ़ोगे वही आता है। हम लोग के टाइम बोर्ड एग्जाम में 11th का भी आता था, 12th का भी आता था, दोनों पढ़िए। कितना हार्ड, मैथ की 6-6 किताबों का पेपर एक साथ बोर्ड में, तो बड़ा वो लगता है कि परसेंटेज बड़े कम हो गए हैं। टॉपर उस समय होता था अगर किसी के 60% आ गए, मतलब कि नाम हो जाए उनका बच्चा फर्स्ट क्लास पास हुआ है, तो पूरे जिले में नाम होता था, गांव में नहीं पूरे जिले में, क्योंकि जिले में कहीं 2-4 बच्चे निकलते थे जो जिसके 60+ होंगे। अरे मेरे टाइम पे अभी जब बीएससी कर रहे थे, पूरे कानपुर यूनिवर्सिटी का जिसके 73% आए थे, पूरी यूनिवर्सिटी टॉप किया था। आप बताइए 73% में, आजकल बीए में भी लोग 80% ले आते हैं, पता नहीं
कैसे आ जाते हैं? हमारे यहाँ लड़की 12th में थी, इस बार उसको बीए उसका क्वालिफाई हुआ, 89%। भगवान जाने कहाँ से ही आता कुछ नहीं है। अरे हम ही लोग पढ़ा के भेजे, मेरे को पता है, कुछ नहीं पढ़ती थी, कुछ नहीं आता। भगवान जाने ग्रेजुएशन में कैसे 89%। अब ये पता है कैसे आता है? कॉपियां ठीक से नहीं चेक होती, बहुत खराब कॉपियां चेक होती हैं, उसका असर यहां दिखता है मार्कशीट पे। पैसे तो बहुत लगाते, मिलते भी पैसे बहुत सारे कॉपियों में, और कुछ तो ऐसे ऐसी कहानियां कॉपी में लिखे होते हैं, पूछो नहीं। इस बार कॉपी लाने को नहीं मिलता, नहीं आपको दिखाते, लड़कियों ने ऐसा ऐसा लिखा था। एक लड़की कोई मुस्लिम थी, उसने पूरा ऐसा लिखा था, मेरी शादी होने वाली है, इसी को लेकर के लिखा था पूरा, कि मैं फेल हो गई तो मेरी शादी टूट जाएगी, ऐसा बहुत लंबा सवाल लिखा था, 3 पेज का। और एक में लिखा था माँ का आशीर्वाद, दूसरे पेज पे पिता का आशीर्वाद, और तीसरे पे गुरुजनों का आशीर्वाद, ऐसे हेडिंग डाल के पूरा लिखा था। फालतू की चीज लिखी है। नंबर हम कैसे दे देंगे? अगर नंबर मान लो दे देंगे, कॉपी अगर मान लो किसी ने स्क्रूटनी डाल दिया उसी बच्चे ने, अब आप कहोगे वो स्क्रूटनी क्यों डालेगी, पास हो जाएगी तो क्यों डालेगी। लेकिन मान लो कुछ ऐसा होता है, कॉपी रिचेक होती है, तो हम फंस जाएंगे ना, तो क्यों करना है ऐसा। तो ऐसे ऐसे किस्से होते हैं, तो बहुत खराब कॉपियां चेक होती हैं। अभी कुछ नहीं, केवल इतना हो जाए कि एक टीचर को एक दिन में बता दिया जाए, भैया आपको 30 कॉपियां मिलेंगी और आपको सुबह से लेकर शाम तक यही कॉपियां चेक करना है, तो फिर चेक करेंगे। फिर उनके पास कोई काम नहीं, बैठ के चेक करो, एक कॉपी आप आधे घंटे में चेक करो, आराम से चेक करो, तब ढंग से चेक करेंगे। और कुछ लोग तो कॉपी चेक करते हैं ऐसा जैसे लगता है टारगेट सेट करके घर से आते हैं, इससे कम हमको नहीं देना है, कुछ लिखा हो चाहे न लिखा हो, ऐसा। एक लोग हमारे टीचर थे, शायद इसमें कोई है आचार्य द्विवेदी का पढ़ा हुआ? नहीं है। आचार्य द्विवेदी में एक सर पढ़ाते फिजिक्स, दिलीप यादव, शायद कभी नाम सुना हो तो। पहले वो हमको पढ़ाते थे, तो फिजिक्स के नाम पे वैद्युत विभव इनको नहीं आता था रियल में। फिजिक्स में अगर आप वैद्युत विभव भी पूछ लो तो नहीं आता था, एक फार्मूला पूछ लो सही से नहीं बताएंगे। मान लो कोई बच्चा पूछा तो हमने बोल दिया कि सर ये फार्मूला होता है, तो आप क्या बोलेंगे? देखा तुमको नहीं आता, इसको देखो आता है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी हो, जैसे मान लो कर करके दिखाया करते थे, तो उनको ना है तो हमसे बोले, या एक दो बच्चा और था उससे पूछे, आओ बता इनको क्वेश्चन कैसे होगा। अब विश्वास नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी टॉपर थे उस टाइम पे, सन 98 में कानपुर यूनिवर्सिटी टॉपर, 82% एमएससी फिजिक्स में, और सबसे बड़ी बात फिजिक्स में बंदा गोल्ड मेडलिस्ट। आश्चर्य की बात थी। अब भगवान जाने कैसे क्या सिस्टम था, भगवान जाने, इसको नहीं जानते हम। रियल में गोल्ड मेडलिस्ट जो सर्टिफिकेट होता है उसने दिखाया था, पूरा सर्टिफिकेट दिखाया 82%। मतलब उसको गोल्ड मेडल क्यों मिला था यूनिवर्सिटी की तरफ से? इतना परसेंटेज जब से यूनिवर्सिटी बनी थी किसी का नहीं आया था, उसका आया था। कितना रट लोगी भैया, एमएससी रटने का सब्जेक्ट नहीं होता है। एमएससी में जैसे यहां पढ़ते हो ना आप, क्वेश्चन आया आंसर लिखा, वहां क्वेश्चन आंसर नहीं आते, वहां थ्योरम आती है, थीसिस आती है। जो साइंटिस्ट लोग जो पीएचडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनकी थीसिस आती है। और थीसिस क्या होती है? कोई उसका पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, एक लंबा चौड़ा थ्योरम होता है, एक्सप्लेनेशन, 3-3, 4-4 पेज का, कोई 7-7 पेज का हो जाए। अभी बीएससी करोगे जो लोग कर रहे होंगे, इसमें कुछ फिजिक्स में कुछ डेरिवेशन है, 3-3, 4-4 पेज के डेरिवेशन होते हैं, बहुत बड़े बड़े। लेकिन इतना कठिन नहीं है, सोचो नहीं। कुछ लोग तो ऐसे सुन के घबरा जाते, हम नहीं करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो चुका है,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोल दिया, वर्क के इक्वल होगा। यहां पे एक और देखना, आपको मालूम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपने अभी क्या पढ़ा है, U इक्वल टू कैपिटल जी, आपने पढ़ा है कैपिटल M स्मॉल m अपान स्मॉल r, ये लिखा था पीछे। हम यहां पे बात करते हैं अर्थ के केस में, फॉर अर्थ के लिए, अर्थ के लिए बात करोगे, यानी कोई पार्टिकल है जो अर्थ के पास है, तो रेडियस उसकी जो अर्थ की होगी वही डिस्टेंस हो जाएगी। यहां पे आप GME के प्लेस पे GRE स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा MGRE। ये भी ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और पीछे अभी यहीं पे यहां लिखा हुआ था पोटेंशियल V इक्वल टू क्या लिखा था, GRE लिखा था। इन दोनों में रिलेशन बनाओगे तो क्या होगा, GRE के प्लेस पे हम V पुट कर सकते हैं, यहां पे माइनस V, तो U इक्वल टू क्या माइनस VM बनेगा। तो पोटेंशियल और एनर्जी में रिलेशन भी हो गया, है ना। मालूम है ना कहां से आया, नहीं कुछ लोग तो देख ही रहे होंगे कहां से आ गया, भगवान जाने कहां से लिख देते हैं, सोचा करते हो। मालूम है ना कहां से आया, इतना हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आते हैं यहां पे किसकी मोशन की बात कर रहे थे पूरे चैप्टर में, कोई पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो जो अर्थ के पास होगा या अर्थ से कुछ हाइट पर होगा। अब हम बात करेंगे सैटेलाइट की, उपग्रहों की गति की बात करेंगे। उपग्रह सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ यानी कि प्लैनेट के चारों तरफ जो मूव करते हैं उनके मोशन को पढ़ेंगे। अब उनके मोशन करने के भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है अगर अर्थ के ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो उसकी स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, हिंदी में कहते हैं कक्षीय चाल। पढ़ा है, नहीं पढ़ा, ऐसे बैठोगे तो नहीं आएगा, जैसे लगता है कथा हम सुना रहे हैं, है ना। कोई ऐसे बैठता लगा दो, इसका क्या मतलब है, आराम फरमा रहे हो, सुन नहीं रहे हो आप। बॉडी जिसकी एक्टिव होती है, जो सुन रहा होता है ना, वो दिखता है। तो अगर कोई पार्टिकल, कोई सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी स्पीड को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय चाल बोलेंगे। अब ये कक्षीय चाल आती कहां से है, तो आपको पता है अगर अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो आपको पता है सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। अगर वो पार्टिकल, वो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो वो अभिकेंद्र बल, वो सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट को कहां से मिलेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। जितना पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी उस सैटेलाइट पे उतना ही ज्यादा अभिकेंद्र बल लगेगा। यानी कुल मिलाकर के अभिकेंद्र बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। अगर कोई ज्यादा हो गया तो, अगर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो गया तो जो सैटेलाइट घूम रहा है आगे गिर जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, अगर ग्रेविटेशन, अगर मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम हो गया तो लेके भाग जाएगा बाहर की तरफ। अच्छा, जैसे अब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, वो तो मालूम हो गया कहां से आएगा, ऑर्बिटल स्पीड। इतने सारे सैटेलाइट को यहां से लॉन्च किया जाता है, इतनी सारी कंट्री सब अपना अपना भेजते हैं। आप अगर एवरेज निकाल लो, हर दूसरे दिन कोई ना कोई देश एक एक अपना सैटेलाइट भेज रहा है, हर दूसरे दिन एवरेज। इस तरह से कितने सैटेलाइट इकट्ठा हो गए होंगे अर्थ की ऑर्बिट में, संख्या नहीं पूछे, बहुत ज्यादा है, सब मत गिनाओ, बहुत ज्यादा हो गए। अच्छा, जो भेज दिया गया वो खराब भी तो होंगे, जो खराब हो गया वो कहां जाएगा, बेचारा घूमता रहेगा लावारिस, है ना। फिर यहां से बना के भेजेंगे, कुछ दिन चला फिर खराब हो गया, फिर भेजा गया। इस तरह से क्या होगा, एक दिन तो पूरी ऑर्बिट भर जाएगी,
फिर कहां भेजोगे? अब ये नहीं बना पाए, बदल भी सकते नहीं। तो अब तो सर कौन देखेगा? अब कौन देखेगा? अभी बुलाए, कल बुलाए? क्या बता रहा? हाँ, जो सैटेलाइट खराब हो गए, आपको पता है ये हमारी चिंता नहीं है, ये चिंता अब देश के साइंटिस्टों की हो गई। जो साइंटिस्ट लोग हैं उनकी टेंशन हो गई कि एक दिन ऐसा करके पूरा ऑर्बिट भर जाएगा, तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी। तो क्या हुआ, सोचा गया इनको निकाल के कैसे बाहर किया जाए। अब कोई ऑर्बिट में थोड़ी जाएगा, उनके साथ घूमेगा, उतनी तेज पकड़ेगा उसको, फेंकेगा बाहर, ऐसा कौन करेगा? तो क्या हुआ, नासा की टीम ने एक बनाया सैटेलाइट, उसको भेजा वहीं पे, वो गया। अब वो जाकर के सबको ढूंढ रहा है, जितने सैटेलाइट घूम रहे हैं सबको डिटेक्ट करता है बारी बारी, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है निकाल के फेंको बाहर इसको। अच्छा, फेंकते कहां है, निकाल के फेंकोगे कहां? अर्थ पे फेंक देते हैं। अब फेंकेंगे अर्थ पे, आके गिरेगा, ये तो आज तक तो हमने कहीं गिरते नहीं देखा है। तो आपको पता है इस अर्थ पे 70% तो पानी ही है, तो 70% चांस कहां है पानी में गिरने के। और बाकी जो 30% बची, 30% में आप लगभग मान लो कि 13 से 14% जमीन पे ऐसे जंगल उगा है, रेगिस्तान है, पहाड़ है सब। कितना बचा? मुश्किल से 10 से 12% बचा जिसपे कंट्री है तो 10 से 12% चांस है गिरने के, और उनमें से हमारा इकलौता इंडिया इसमें, ये तो हो गया मुश्किल से 1-2%। तो 1-2% चांस है कि हमारे इंडिया गिरेगा। और रायबरेली अगर शहर की बात कर लो तो 0.001% चांस है यहां गिरेगा, ना के बराबर। ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, गिर सकता है, लेकिन वहां पे जो फेंकने की, उसको जो डिटेक्ट करने की जो पावर है, वो डिटेक्ट करते मैक्सिमम वो समुद्र में ही फेंकता है, उसी में गिरेंगे सारे। तो ये भी काम होता है, ठीक है? कुछ नहीं, कबाड़ हो गया वो। अच्छा, वहां से फेंकोगे, अर्थ के सरफेस पर आते आते क्या होगा, एयर का फ्रिक्शन इतना तेज लगेगा, घर्षण, आधा तो जल के रास्ते में खराब हो जाएगा, और गिरेगा भी तो करोगे क्या उसका? तुम आधा तो ऐसे जल के राख हो गया। कुछ मिलेगा तुम्हें काम का उसमें? नट बोल्ट मिलेंगे, वही रखो अपने पास। जरा ढूंढा जाए, ढूंढ के बन जाए कबाड़ी और बेच लिया जाए, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड की। कितना टाइम है अभी? हो जाएगा, अभी पढ़ लेंगे इसको। अच्छा, समझ लो, करते इसको कल है ना। तो हमने आपको बता दिया है, थोड़ा सा रिटर्न में भी देख लो, लिखना है क्योंकि अभी कल फिर इसको करेंगे पूरा। आज तो मेन पॉइंट बताते। अगर मान लीजिए अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ये मान लो सैटेलाइट है, ये ऑर्बिटल स्पीड v0 से घूम रहा है, जिसका मास स्मॉल m है, तो क्या होगा, इस पर लगेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स और ये लगाएगा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों जब इक्वल होंगे, GMEM अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस r मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस आप अर्थ होगा नहीं, बीच की डिस्टेंस, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई r। और यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी? ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। m से m कैंसिल हो गया, m किसका मास है? सैटेलाइट का, और me है अर्थ का मास। यहाँ पे हो गया r² होता है, एक r से r कैंसिल हो गया, कितना बचा? v0 स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, रूट लग जाएगा। ये हो गया हमारा ऑर्बिटल स्पीड। अगर अर्थ के केस में देखोगे तो ये बन जाएगा GME इक्वल टू मालूम है होता है GRE², एक RE कैंसिल हो गया, कितना बचा? अंडर रूट। ये हो गया ऑर्बिटल स्पीड। यहां G की वैल्यू रख दो और रेडियस आप अर्थ रख दो। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है?
रख दो और सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि जो भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है? 1 सेकंड में 8 किलोमीटर। सोचो कितनी स्पीड है, कल्पना करिए 1 सेकंड में 8 किलोमीटर कोई जा रहा हो, 1 सेकंड हो गया, पहुंच गया 8 किलोमीटर। कितनी स्पीड होगी सोच लो, इतनी स्पीड में रोटेट कर रहा है। ये क्या है? ऑर्बिटल स्पीड है, कक्षीय चाल है। ठीक है, अब ध्यान दो। हेलो, अगर मान लो अर्थ से किसी पार्टिकल को इतनी स्पीड दे दें कि वो जा करके कहां पहुंच जाए? ऑर्बिट में पहुंच जाए, तो उस स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, मतलब अगर इतनी स्पीड आप कर दो अपनी बाइक की, अपनी साइकिल की, तो सीधा पहुंचोगे ऑर्बिट में, अर्थ को छोड़ करके सीधा ऑर्बिट पहुंच जाओगे। और अगर इससे ज्यादा हो गई स्पीड आपकी तो फिर क्या होगा? आप स्केप कर जाओगे, पलायन कर जाओगे, और वो आपका वेग होगा पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है? जिसको प्राप्त करने के बाद पार्टिकल कभी वापस अर्थ पे नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। ऐसे लोग कहावत में भी बोलते ना कि कहां पलायन कर गए थे, तो पलायन का मतलब चले जाओ, लौट के दोबारा ना आओ। ठीक है, पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड हो जाए किसी पार्टिकल की तो वो अर्थ को छोड़ करके, इस ऑर्बिट को भी छोड़ करके स्पेस में पहुंच जाएगा। इसको बोलेंगे पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी होती कितनी है? याद रखना, एस्केप वेलोसिटी इतनी हो गई, ऑर्बिटल स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई, और वहां भी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इनको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इनका यूज भी होता है, न्यूमेरिकल में भी होता है। इन दोनों में पूछता है रिलेशन कभी कभी। यहां पे है GRE, और अगर हम बात करें पलायन वेग की तो उसका फार्मूला होता है 2GRE। अब आप बताइएगा, इसको लिखते हैं VE से, मतलब एस्केप वेलोसिटी। अब आप बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या है? इनमें अगर आपसे पूछा जाए एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड का कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। 2 गुना गलत हो जाएगा, तुम अच्छा खासा क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। अरे भैया, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √GRE लिख सकते हैं, और √GRE क्या है? V0 है। अब बताइए एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड का कितना गुना है? √2 टाइम्स है। कभी आपसे पूछेगा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड में रेशियो कितना होता है, तो √2 और 1 का रेशियो होता है। कभी इसका उल्टा पूछेगा तो 1:2 होगा। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों में रेशियो हो गया, रिलेशन हो गया, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मालूम हो गई, फार्मूला है, और ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है, इसकी वैल्यू है। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए हमेशा। ये भी फार्मूला है, लेकिन इसके क्वेश्चन उतने नहीं आते जितना इसके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीजें जो आपको लगता है भूल जाएंगे, उनको रखिए दिमाग में, क्योंकि कल पढ़ाएंगे तो पूछेंगे आपसे, ठीक है। चलिए बस करते हैं, अब गर्मी बहुत ज्यादा है।